अब की बार सीटेट पार की श्रृंखला में तीसरा प्रैक्टिस सेट ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ प्रैक्टिस सेशन 3 में। तो सारे लोग याद रखिएगा, अब की बार सीटेट पार की श्रृंखला में प्रैक्टिस 3 के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो सारे लोग तैयार हो जाएं कॉपी पेन के साथ और नोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए आप तैयार हो जाएं। क्वेश्चंस इस टॉपिक में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये टॉपिक है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। याद रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं कि हमेशा 3 से 5 प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं सीटेट में। तो याद रखिएगा, आपकी बार सीटेट पार करना है, आप दृढ़ निश्चय बना लीजिए, करना है। तो फिर से शुरू करते हैं हम सारे लोग प्रैक्टिस। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर, शिक्षा शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सबसे पहले सारे लोगों को पता होगा कि एनसीएफ 2005 में किस बात पर चर्चा की गई है। तो एनसीएफ ध्यान दीजिएगा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। एक बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया कि एनसीएफ को कहते क्या है। याद रखिएगा, क्यूरिकुलम, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यूरिकुलम का मतलब पाठचर्या और पाठचर्चा, लेकिन इंग्लिश जरूर मिलाइएगा, क्यूरिकुलम लिखा होना चाहिए। प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में 2004 में 21 और उप समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने एनसीएफ 2005 में बनाया और प्रस्तुत किया कि संपूर्ण भारतवर्ष में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को जारी किया जाए, लागू किया जाए, जो सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो। अर्थात कि ज्ञान का विकास कैसे किया जाए, जो शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। यही एनसीएफ का उद्देश्य था कि सारे बच्चे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये एनसीएफ का उद्देश्य था। इसीलिए कहा गया था कि शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना है जहां पर सबके लिए एक समान रूप से अवसर उपलब्ध हो। इसीलिए आप कभी भी एनसीएफ पढ़ेंगे, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक समाज की बात करता है, कभी एक व्यक्ति की बात नहीं करता है। तो याद रखिएगा, रूपरेखा 2005 किस पर आधारित है, तो आप सारे लोग याद रख लीजिएगा, यह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति पर आधारित है, जो कि प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उस समिति के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था के लिए, देखिए अगला लिखा हुआ है कि एनसीएफ का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा, इसमें पूछा है कि एनसीएफ का सिद्धांत नहीं है। मैंने कहा बच्चों को बहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराना, ये है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यस। यहाँ पर एनसीएफ का यह भी एक उद्देश्य है, बच्चे को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को केवल किताबी ज्ञान हो जाए, संज्ञानात्मक विकास हो जाए, लेकिन सामाजिक विकास न हो, नैतिक विकास न हो। तो उद्देश्य है कि होना चाहिए। अगला, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये कभी भी एनसीएफ इसका नहीं कहता है। ये बात नहीं है एनसीएफ में। पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना, बिल्कुल कभी भी एनसीएफ कहता है कि पढ़ाई जो होनी चाहिए और रटंत्र प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। बच्चे सीखें कैसे, करके सीखें, स्वयं करके सीखें, करके सीखना पर शिक्षा आधारित होनी चाहिए। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यार्थियों के सीखने पर बल देती है, जोर देती है, करके सीखने पर बल देती है या जोर देती है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन,
ये सीटेट का प्रश्न शायद एक बार पूछा भी गया है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष व समान बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। याद रखिए, समायोजन का मतलब ही है समावेशी से है। आप सारे लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि समायोजित कर देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको कोई समस्याएं हैं, जो पढ़ने में थोड़े से पिछड़ गए हैं, उनको समान बच्चों के साथ लाना, विद्यालय ना आने वाले बच्चे, विद्यालय न पहुंचने वाले बच्चों को लाना, ये भी है। विशेष और समान बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। याद रखिएगा, आपको बहुत बार समस्या होती है। समस्या ये होती है कि सर समावेशी शिक्षा में किन प्रकार के बच्चों की शिक्षा दी जाती है? तो याद रखिएगा, सामान्य एवं विशेष। याद रखिएगा, जब ऐसे बच्चे, मैंने कहा कि आपको निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो आप विशेष बच्चों की श्रेणी में आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि केवल आपको चश्मा लग गया तो आपको अंधे बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में पढ़ा जाए। याद रखिएगा, जब दिव्यांगता 40% से अधिक हो जाएगी, जब आप स्वयं से अपने दैनिक कार्यों को संचालित करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालय में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अन्यथा समान कक्षा, समान शिक्षक के द्वारा ही सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। वो क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित उद्देश्य योजना का उद्देश्य है। याद रखिएगा, केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध कराना। याद रखिएगा, फिर से वही बात कि जो सेंट्रल कमेटी है, उस योजना का क्या उद्देश्य है? निःशक्त बच्चे जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, जो समाज में पीछे हैं, जो शारीरिक रूप से समान बच्चों से पिछड़े हुए हैं, उनको किन विद्यालयों में? तो याद रखिएगा, नियमित विद्यालयों में। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि ऐसे बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान बच्चों के साथ निःशक्त बच्चों का भी उपलब्ध कराना क्या है? ये इस योजना का उद्देश्य है। मैं कई बार आपसे बताया हूं कि नियमित विद्यालय में कौन से बच्चे पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा, सामान्य एवं विशेष। लेकिन जब फोर्सफुली कह दे कि नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो कि समान बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, तब उनके लिए विशेष विद्यालय। जब तक दिव्यांगता शब्द प्रयोग न कर दिया जाए, जब तक दिव्यांग बालक का प्रयोग न कर दिया जाए, तब तक उन सभी बच्चों को, जब तक दिव्यांग न लिख दिया जाए, तब तक उन सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक के द्वारा समान परिस्थितियों में समान कक्षा में ही शिक्षण कार्य किया जाएगा। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। जब तक दिव्यांग शब्द का प्रयोग न कर दिया जाए, तब तक आप उन बच्चों को समान प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक के द्वारा समान परिस्थिति में, समान कक्षा में, समान व्यवहार के द्वारा समान रूप से शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा, मल्टीपल लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। याद रखिएगा, ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो अंग्रेजी में कमजोर नहीं होता है, लेकिन हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट कर देते हैं, एक ऐसा परिवेश उत्पन्न कर देते हैं जिससे कि उसको ये लगने लगता है कि नहीं, ये भाषा बहुत कठिन है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि अंग्रेजी में शिक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो अंग्रेजी पढ़ाना इसलिए आवश्यक है
कि आप वैश्विक स्तर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। जो भी वैश्विक स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो, उन परिवर्तनों में आपके योगदान सुनिश्चित हो सके, आप योगदान देने की क्षमता का विकास कर सकें, तो इंग्लिश का आना जरूरी है। कभी ये नहीं मत समझिएगा कि इंग्लिश एक विश्वव्यापी भाषा है इसलिए अंग्रेजी आना चाहिए, नहीं, इसलिए आना चाहिए, आपको एक से अधिक भाषाएं इसलिए आनी चाहिए ताकि आप याद रखिए, आप अपने आप को वहां पर समायोजित कर सकें, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, अपने आप को प्रमाणित कर सकें, इसलिए आपको भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न रह छूट जाए। सही बात है, एक ही आएगा तो आप वैश्विक स्तर पर कहाँ रह पाएंगे। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल सही बात, इसीलिए कहा जाता है जब छोटी कक्षाओं में पहले शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो क्षेत्रीय भाषा में, और फिर क्षेत्रीय भाषा के बाद हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देना, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका क्या हो गया, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सफल समावेशन। देखिए, सफल समावेशन, सक्सेसफुल एकोमोडेशन, निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब किसको छोड़ के सफल समायोजन के लिए सारी चीजें जरूरी होती हैं। देखिए, पहला लिखा है पृथक्करण। याद रखिएगा, जब हम बांट देंगे, जब हम छांट देंगे, जब हम काट देंगे तो कभी भी समावेशन नहीं होगा। आपको जोड़ने के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सफल समायोजन के लिए जरूरी है जोड़ना। यहां पर क्या है, तोड़ना, काटना, छांटना। जब आप तोड़ने की बात करेंगे तब कभी भी लोग यूनाइट नहीं हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते हैं। जो हमारी विशेषता है अनेकता में एकता, वो यही है कि हमारे में पृथक्करण नहीं करना चाहिए, मेरा संविधान भी कहता है। तो आंसर तो यही हो गया। याद रखिएगा कि सफल समायोजन के लिए सिवाय लिखा, किसको छोड़ के, तो पृथक्करण नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी ये प्रश्न पूछ ले कि सफल समावेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इसका आंसर तब सी हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है क्या, संवेदनशील। अगर आप बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आपको संवेदनशील होना होगा। मैं कहता हूं कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ाने में संवेदनशीलता का मतलब है मैं आपके प्रति जागरूक रहूं, आपके प्रति सजग रहूं, आपके प्रति सतर्क रहूं। तो समझिएगा कि समावेशन होगा तब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। उस शिक्षक के पास ज्यादा बच्चे होते हैं जो विद्यार्थियों के हित में बात करते हैं। ये क्या हुआ, संवेदनशील। संवेदनशीलता का मतलब है कि उनकी आवश्यकताओं के प्रति सतर्क होना, जागरूक होना। ये याद रखिएगा। दो प्रश्न मैंने इसी में बता दिए। इंपॉर्टेंट है कि सफल समायोजन कब नहीं होगा, जब हम पृथक्करण करेंगे। और सफल समायोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संवेदनशील बनाना। जब आप किसी के प्रति संवेदनशील होंगे तो सफल समायोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संवेदनशील होना। भागीदारी भी होनी चाहिए, क्षमता संवर्धन भी होना चाहिए, सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने पूछा इसमें सिवाय तो पृथक्करण, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो क्या, संवेदनशील होना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लिखा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। याद रखिएगा कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहां पर ऑप्शन 4 कि देखिए, नियमित उपस्थिति बने लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्र करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में जाकर बच्चे को लेकर आए। ये मैं नहीं मानता हूं। बच्चे को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना कोई बात नहीं है। ये सब क्या है भाई,
बच्चे को विद्यालय लाने की अनुमति न देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये भी गलत बात है। याद रखिएगा, जब आपको ये ऑप्शन सबसे सही दिख रहा है, नियमित उपस्थिति। पुरानी कहावत आपने सुना होगा कि मठ में रहना है तो बाबा बाबा कहना है, घर में रहना है तो मम्मी की सुनना है, और जब विद्यालय में ही रहना है तो पढ़ना होगा और डेली जाना होगा, आवासीय विद्यालय खोलना। याद रखिएगा, जब आप हॉस्टल बेस्ड स्कूल खोल देंगे तो नियमित उपस्थिति अपने आप होगी, जैसे उदाहरण के लिए नवोदय विद्यालय। याद रखिएगा, सामान्य परिस्थितियों में कोई बच्चा है तो अब स्कूल के टाइम में, कक्षा के समय में उसको जाना होगा। नवोदय विद्यालय एक बेस्ट एग्जाम्पल है आवासीय विद्यालय का। तो याद रखिएगा, जो नियमित उपस्थिति नहीं बन रही उसके लिए आप क्या कर देंगे, आवासीय विद्यालय खोल देंगे। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 8वां प्रश्न आज का देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखिएगा, पूछ रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है। एनसीएफ ये कहता है कि परीक्षाओं को लचीला बनाया जाए, बिल्कुल। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, लिखा गया है। एनसीएफ कहती है कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रहित की चिंताएं समाहित हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। आपके द्वारा कोई भी कार्य ऐसा न किया जाए जो राष्ट्र विरोधी हो, जो राष्ट्र के हित में न हो। आप ऐसे मूल्यों का विकास करें जिससे समाज का विकास हो। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यह भी दिया गया है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, क्या, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। यह एनसीएफ कभी विश्वविद्यालय की बात करता ही नहीं, क्योंकि एनसीएफ अप टू क्लास 8 के लिए 2005 था। ये विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखने की कोई बात उसमें नहीं की गई है। तो याद रखिएगा, राजनीति हो या ना हो, इसका एनसीएफ से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, मैंने आपको पहले भी बताया, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बच्चे सीख सकें, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बच्चे सीख सकें। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखें, प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग यहां पर क्या है, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ये कभी नहीं कहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा समावेशी के लिए कि सब लोग पढ़ें, सब लोग बढ़ें। शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके, ये समावेशी शिक्षा नहीं है। समावेशी शिक्षा तो ये कहती है सब में सीखने की क्षमता होती है, और जब आप टीचर बन गए हैं तो आपके पास शिक्षण का विशेष तरीका है। बताने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको स्पेशल फार्मूला बताया जाएगा, कोई आपको स्पेशल मेथड बताया जाएगा। शिक्षण के लिए विशेष, फिर मैंने कहा कि विशेष विद्यालय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा नियमित विद्यालय की बात करता है, समावेशी शिक्षा नियमित विद्यालय की बात करता है। तो याद रखिएगा, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। याद रखिएगा, जो भी बच्चा आया हुआ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए एक चुनौती है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षक के लिए होते हैं चुनौतीपूर्ण। विद्यार्थी होता है कैसा, चुनौतीपूर्ण होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि प्रत्येक बच्चा शिक्षक के लिए क्या है, चुनौती है। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को अनुरूप बनाना चाहिए। याद रखिएगा कि किसके अनुरूप बनाना है और किसको बनाना है, ये बिल्कुल आसान बात है। परिवार और बच्चे को बच्चे के अनुरूप बनाना है, ये कोई मतलब है नहीं। परिवेश और परिवार का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम हमेशा जब भी समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो बात करते हैं व्यवस्था की, बात करते हैं बच्चों की। तो व्यवस्था किसके अनुसार होनी चाहिए, व्यवस्था को बच्चों के अनुसार बनाना है। तो ऑप्शन क्या होगा, एक होगा कि जो बच्चे का रिक्वायरमेंट है, बच्चा जैसे चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, हम उस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, वर्तमान में
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए और बच्चे के लिए होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था बच्चों के अनुरूप बदलती है या बदलता है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा होना चाहिए दूसरे समान बच्चों के साथ। मैंने कहा कि जरूरतमंद है लेकिन आप उसे कभी अलग नहीं करेंगे, तो दूसरे समान बच्चों के साथ। विशेष विद्यालय की बात ही नहीं की है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित नहीं, विशेष विद्यालयों में नहीं। क्लियर हो गए भाई? तो विशेष शिक्षक नहीं होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान शिक्षा में विशिष्ट होता है। मैं कई बार आपसे पूछा हूं कि विशिष्ट शिक्षक है कि शिक्षार्थी, तो एक लाइन में आप सारे लोग याद रख लीजिएगा, शिक्षक एक सामान्य व्यक्ति है। शिक्षक शिक्षण की व्यवस्था में सामान्य है, लेकिन शिक्षार्थी विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है क्योंकि सीखने के आधार पर विशिष्ट है। आप कहेंगे कि टीचर क्यों सामान्य है? मैं क्यों सामान्य हूं? क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा कार्य सबके लिए एक समान है, इसलिए मैं सामान्य हूं। और आप सीखने के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर विशिष्ट हैं, क्योंकि आप सीखने की गति सब में, आप सब में क्या है? भिन्न भिन्न है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैंने आपको बताया अगला क्वेश्चन कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में, गलत बात है। आपकी कक्षा में बोला गया है तो आप ये काम से नहीं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा आपके लिए चुनौती है, तो आंसर तो यहीं से गलत हो गया कि प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि बुद्धि बालकों के लिए या मंद बुद्धि बालकों के लिए चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे, गलत बात है। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, आप उन बच्चों को कैसे सिखाएं, याद रखिएगा, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब आप उनको पढ़ाना नहीं जान रहे थे, अब कह दिया गया नहीं ये मंद बुद्धि बालक है, इनको सिखाना है तकनीक। जानते हैं उसे और मार्ग बनाएंगे, इसलिए कहा गया है कि समय समय पर शिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। क्यों? ताकि वो आने वाली नई नई चीजों को सीख सकें, नए नए तकनीक को सीख सकें, जिससे अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकें, अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकें। अगला प्रश्न, समन्वित शिक्षा की सफलता। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, समुदाय के समर्थन पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। याद रखिएगा, अभिवृत्तिगत मतलब मनोवृत्ति के परिवर्तन पर। मैंने कहा कि समन्वित शिक्षा किस पर निर्भर करती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस पर निर्भर करती है। तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, कि शिक्षण की व्यवस्था पर। याद रखिएगा, समन्वित शिक्षा या समावेशी शिक्षा, मैं कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है। सारी किताबें अच्छी होती हैं, जो भी शिक्षण अधिगम के लिए आपको बताया जाता है वो क्वालिटी होता है। समुदाय हमेशा समन्वित शिक्षा में समर्थन करता है, ये सब तो बड़ी समान बातें हैं। लेकिन मैं बताऊं, समन्वित शिक्षा की सफलता इसमें है कि उस शिक्षण कार्य में टीचर का एटीट्यूड, शिक्षक की मनोवृत्ति क्या है, क्योंकि आप सारे लोगों को अभिवृत्ति में पढ़ाया जाता है। ABC कंसेप्ट याद रखिएगा। ए का मतलब एफेक्शन, कि उस शिक्षण के प्रति भाव क्या है। बी का मतलब बिहेवियर, व्यवहार क्या है। सी का मतलब संज्ञानात्मक पक्ष क्या है। ये तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि अभिवृत्ति की अवधारणा किस पर आधारित है, या किस प्रकार की अवधारणा है, या अभिवृत्ति की अवधारणा होती है, तो आप बोलते हैं क्या? साइकोसोशल, मनोसामाजिक। ध्यान दीजिएगा, क्या होती हैं? मनोसामाजिक होती हैं।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षक की अभिवृत्ति पर, शिक्षक के भाव व्यवहार और संज्ञानात्मक पक्ष पर, शिक्षक मनोसामाजिक रूप से कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे दृष्टिकोण से परीक्षा में जरूर आ सकता है। तो बात समझ में आ गई होगी मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि यह उद्देश्य है व्यवस्थापक का कि विद्यार्थियों को अच्छी किताबें मिले, अच्छा शिक्षण अधिगम मिले, शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु क्वालिटेटिव हो। इसीलिए देखिए सीसीई पैटर्न पर किताबें आ रही हैं। सीसीई पैटर्न पर किताबों को पब्लिश करने का यही उद्देश्य ही है कि उसमें आपकी स्वयं की भागीदारी हो सके, क्वालिटी हो, आपका जो शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु है और जो पुस्तकें हों वो भी अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें पूछा है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा अभ्यास पुस्तिकाओं में, स्वतंत्र अध्ययन में, सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देशन में। ध्यान दीजिएगा, असंगठित बताया गया है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहां से आ रहा है, असंगठित घर। असंगठित घर का मतलब ये है कि जहां पर सारी चीजें प्रॉपर वे में मैनेज नहीं होती, प्रॉपर वे में मैनेज हो नहीं होती है, किसी की यहाँ पर स्वायत्ता नहीं होती है, कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसकी सारी बातें मानी जाती है, तो बच्चा अनुभव करेगा सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी उसको स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि उसको आदत हो गई है दूसरों की बातों को सुनना, दूसरों के अनुसार कार्य करना। इसलिए याद रखिएगा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन करने में हमेशा अपने आप को थोड़ा सा कठिन पाता है या थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में पाता है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, क्या लाभकारी नहीं है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम, याद रखिएगा यहां पर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की बात कर रहा है, वो भी कैसा, यूनिफाइड। तो सहकर्मी संचार का विस्तार, छात्र सिद्धक संबंध का निर्माण, छात्र का अभिप्रेरणा विकास, अभिप्रेरणा नहीं होना चाहिए, अभिप्रेरणा विकास, खोज, सक्रिय अधिगम का हास। याद रखिएगा, जब ये लिख दिया गया एकीकृत छात्र केंद्रित, तो यहां पर किसका हास हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, विद्यार्थी पर जब हम आश्रित हो गए तो खोज और सक्रिय अधिगम का हास हो जाएगा। कभी भी कोई बच्चा बहुत ही तेजी से पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ने की बहुत इच्छा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उससे आपके समायोजन की क्षमता आती है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, बिल्कुल। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना। याद रखिएगा, प्रश्न क्या है, किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। याद रखिए, किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, मतलब जो कि नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, ये नहीं होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं जो प्रश्न पूछूं उसको पहले से ही आपको प्रोत्साहित कर दूं कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए। देखिए, अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि सृजनात्मकता क्या है, जहां नवीनता हो, जहां मौलिकता हो, जहां लचीलापन हो, जहां प्रवाह हो, वही क्या है, सृजनात्मकता है। अर्थात सृजनात्मक उत्तर ऐसे उत्तर जो नए हों, ऐसे उत्तर जो मौलिक हो, अर्थात जो बच्चे की स्वयं की बुद्धि पर आधारित हो, ऐसे उत्तर जिसमें कुछ नया हो, जो परंपरागत तरीकों से हटके हो। तो देखिए, मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न, विषय वस्तु आधारित तो नहीं, भाई बेस्ड हो गया तो नयापन आया नहीं। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, बिल्कुल नहीं।
अत्यंत अनुशासित होगा तो आप क्रिएटिव नहीं होंगे। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, याद रखिएगा, सामने बैठने के बाद कोई बच्चा कभी आज तक शरारत किया है कि आप ही करेंगे, तो यही है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। याद रखिएगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, अर्थात जहां पर आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें, अपनी बातों को बता सकें, वही क्या होगा, सृजनात्मक उत्तर। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न एक बार आ चुका है और फिर से ये आया है, तो वही होगा, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद कराना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कभी आप इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, रिपीट कर गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कि प्रतिक्रिया प्राप्त करना, रिस्पांस, अच्छा टीचर वही है जो विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त कर ले। प्रतिपुष्टि के कई सारे तरीके हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछूं और आप उत्तर दे लें, मैं आपसे प्रश्न पूछूं और आप उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के उत्तर दे लें। तो हमेशा इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी समय है, यहां पर क्या है, आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रसंग देखिए कि रियल लाइफ में उस प्रश्न की उपयोगिता क्या है, ये कोई आदर्श नहीं है। पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय अगर मैं पीछे पढ़ा चुका हूं तो आपको चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में उत्तर दे देना चाहिए, कोई प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, देखिए क्यूरिकुलम में प्रकरण विशेष के लिए है, याद रखिएगा, सुबह से शाम तक जो भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं वो सब पाठचर्या के अंतर्गत हैं, तो वहां पर इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि समय आने पर वो चीजें स्वतः होंगी, वो क्रियाकलाप कराया जाएगा, तो परीक्षा नहीं। फिर देखना है प्रश्न का कठिनाई स्तर, वेरी गुड, यही आंसर होगा। क्यों? जितना टफ प्रश्न होगा उसी के हिसाब से आप बच्चों को प्रतीक्षा करने का, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितना देर हमको वेट करना चाहिए कि बच्चे उत्तर दे ले, तो याद रखिएगा इस बात का पूरा आभास होना चाहिए कि कितना कठिन प्रश्न है, कि बच्चे को कितना सोचना पड़ेगा, उसी के अनुसार वो क्या करेगा, उत्तर देगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, जेंडर के अनुसार अधिक सम जाती है, आयु के अनुसार अधिक सम जाती है, अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। आयु के अनुसार अधिक सम जाती है। देखिए शिक्षा अधिकार अधिनियम यही कहता है, सब पढ़े सब बढ़े, वहां पर यह कहा गया है कि बच्चा रियल एज और मेंटल एज में डिफाइन कर दिया गया है। रियल एज और मेंटल एज डिफाइन किया गया है, तो यहां पर कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक सम जाती है। जैसे आप कोचिंग पढ़ने आते हैं तो आपने देखा होगा कि उस कक्षा, उस चीज की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चों का जो एज ग्रुप होता है लगभग एक समान होता है, तो आयु के अनुसार समझाती हो गया। कहा गया है कि बच्चा 10 साल का है तो उसका एडमिशन कक्षा 1 में नहीं करेंगे, आप उसका मेंटल लेवल चेक करेंगे, मानसिक आयु क्या है। अगर वह मानसिक आयु में कमजोर है, कक्षा 2 के लायक है, पढ़ना चाहिए था कक्षा 4 में, तो याद रखिएगा एडमिशन आप उसकी रियल एज के अनुसार 4 में करेंगे। बचे हुए 3 सालों का प्रश्न, 3 सालों का जो भी उसके अंदर शैक्षणिक उपलब्धि है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम देकर, अतिरिक्त समय देकर सिखाएंगे, लेकिन एडमिशन आप उसकी वास्तविक आयु के आधार पर ही करते हैं। याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर है और अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न इसलिए है कि पूछा गया है किसके अनुसार कक्षा कक्ष, तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। देखेंगे एज ग्रुप लगभग सेम होता है। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो वह शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए परीक्षा और इच्छा वाला फंडा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना है। याद रखिएगा एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
फ्लेक्सिबल का तात्पर्य यहां पर लचीलेपन से है, तो प्रवेश तो नहीं लेना है। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेज, फिर गलत बात। मैंने आपसे कहा ना भैया, बच्चा आपके पास आ गया है तो आप उसे पुत्रवत व्यवहार करेंगे, आप उसको उस प्रकार की शिक्षा देंगे जिस प्रकार आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं। ये बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट है, किसी दूसरे के पास नहीं, वो आपके लिए चुनौती है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करें। गुड, वेरी गुड। कि ऐसी कौन सी योजना अडॉप्ट की जाए जिससे बच्चे का भला हो सके। अलग अलग रखने वाली कोई बात नहीं है। निर्योग बच्चा जब पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को एक ऐसी योजना का विकास करना चाहिए माता पिता के साथ जिससे कि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, अब की बार सीटेट पार की श्रृंखला में आप सारे लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो सारे लोग ध्यान से प्रैक्टिस करें। एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस मिलेगा आपको जो कि सीटेट सिलेबस में है। और ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आपको हर हाल में अब की बार पार कराना है सीटेट। ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा, सारे प्रश्न ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगली क्लास में उत्तर आपको मिलेगा या उसी कमेंट बॉक्स में उत्तर मिल जाएगा। समावेशी शिक्षा तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है? नहीं। देखिए, कभी भी लाइन टू लाइन एजुकेशन को कोई भी शिक्षा नहीं कहती है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बिल्कुल सही बात है। विविधतापूर्ण शिक्षा है, ये वर्तमान शिक्षा पर आधारित है। वर्तमान शिक्षा की यही विशेषता है कि विविधता होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब तक आप में विविधता नहीं है, आपके कार्य में विविधता नहीं है, आपके व्यवहार में विविधता नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में विविधता नहीं है, आपके दृष्टिकोण में विविधता नहीं है, तब तक मामला अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कई बार कहा हूं कि नजरिया बदलने के लिए चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है, नजर को बदलना चाहिए। जब आपका नजर बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, तो नजरिया स्वतः बदल जाएगा। अच्छा देखने के लिए अच्छी आंखों का नहीं, अच्छे दृष्टिकोण का होना जरूरी है। ये वही है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। हाशिए पर स्थित वर्गों को सम्मिलित करना कोई नहीं, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन था, यही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों और वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों की शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। तो याद रखिएगा, यही सबसे सही आंसर है कि समावेशन का तात्पर्य है सबको विकास की मुख्य धारा में, शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं कि सारे लोग विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके, कक्षा में सारे लोगों को अवसर मिल सके, सभी विद्यार्थियों को अवसर मिले आगे बढ़ने का। तो मुख्य धारा में लाना ही शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सारे लोग मुख्य धारा में जुड़े, जो भी बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव में योगदान दे सकें। यही क्या है? मुख्य धारा है। समावेशी विद्यालय क्या है? याद रखिएगा, समावेशी विद्यालय की बात करते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल क्या है? विशेष रूप से अयोग्य शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणामी को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होना। नहीं, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना नहीं, हमको परवाह करना है कि देखिए ये यहीं से तुरंत आंसर हो गया कि शिक्षार्थी की क्षमताओं का परवाह। अरे भैया, हम जानेंगे, जैसे आप लोगों ने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, तो बताता मैं हूं डॉन। वैसे ही आप भी अपने बच्चे को पढ़ाते समय पहचानेंगे कि वो है कौन, भाई डॉन है कि गब्बर है कि बब्बर है। तो जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसको सिखा नहीं सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना
और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना। देखिए कह रहा है, फिर अगला है शिक्षार्थियों को नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना। ये एकदम सही है। तो ये ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है आपको। एक समावेशी विद्यालय विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामिक सुधारने के विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होना, यह गलत बात है, यह ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए वेरी गुड, यही ऑप्शन सही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है ये सभी के लिए, सभी के अधिगम परिणाम, सबके सीखने के परिणाम को सुधारना है, विद्यार्थियों के मध्य अंतर करना, ये तो गलत हो गया। तो मैंने आपको इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी ही सबसे सही है। शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को, देखिए सीखने की आवश्यकताओं को आप कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सीखने की आवश्यकता को आप कभी भी लिमिट्स नहीं है, सीखने का कोई भी निर्धारण नहीं है। आप कुछ भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा है। वो सीधा सीधा बोल रहा है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं का परवाह किए। याद रखिएगा, मेरी कक्षा में आप बैठ गए हैं तो मैं आपको सिखा के ही भेजूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि आगे फिर किसी कोचिंग में पढ़ने लायक नहीं रह जाएंगे। यही है क्या कि मैंने परवाह नहीं किया, आपके अधिगम परिणाम को क्या कर लिया, सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे। अगला, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। शारीरिक रूप से असुविधायुक्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी से मदद ले सकते हैं। याद रखिएगा, मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं, इस प्रश्न में कह रहा है कि कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। सारे लोग विकलांग नहीं हैं, कैसे हैं, कुछ विकलांग हैं। मैंने आपसे कई बार कहा कि बच्चा विकलांग है और उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो अब आप ऑप्शन ढूंढिए वह कौन सा ऑप्शन है जो कि अल्टरनेट प्रस्तुत कर दे। कहने का मतलब, अगर कोई बच्चा पोलियो से ग्रस्त है, पैर नहीं है, कुर्सी दौड़ में भाग नहीं ले सकता, तो उसको आप गणित दौड़ में करवाइए। तो याद रखिए वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें विकल्प दिया गया हो, अल्टरनेट ऑप्शन हो। तो तीसरा है शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करेंगे, यही ऑप्शन सही है। वैकल्पिक मैंने कहा कुर्सी दौड़ नहीं कर रहे तो गणित का क्वेश्चन कराएंगे, गणित दौड़ कराएंगे, अपने आप में एक अल्टरनेट हो गया है। तो यही आपका क्या हो गया, वैकल्पिक रूप से। तो शिक्षिका के लिए सबसे उपयुक्त यह है कि बेटा तुम इसमें सक्षम नहीं हो तो विकल्प के रूप में दूसरा कार्य दे देंगे। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। कौन मनन करता है कि क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। क्या हम विश्वास, आप एक शिक्षक होने के नाते क्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको बिल्कुल ये मानना चाहिए कि सारे बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों में सीखने की क्षमता अंतर्निहित होती है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध करने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं, उचित तरीके से अलग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त आप उन्हें आगे सीखने के लिए अलग कर सकते हैं। क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनकी सारी आवश्यकताओं की पूरी करेंगे। अगला,
क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? नहीं। आप याद रखिएगा, आपको एक एक बच्चे के लिए कार्य करना होगा। तो आपके लिए ऑप्शन सही हो गया बी, देखभाल करने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। याद रखिएगा कि आप अलग भी कर लें, आप डिफ्रेंशिएट भी कर लें और बच्चे को समझ में ना आए कि आपने कैसे बांटा है, कैसे अलग किया है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से उन्हें अलग कर रहे हैं। अगला प्रश्न 29, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सहभागात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, संशक्तिशील शिक्षा, पृथक शिक्षा। सबके लिए शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें, किसका नारा है? समावेशी शिक्षा का नारा है। इसका तो ऑप्शन आप सारे लोगों को पता ही होगा। समावेशी शिक्षा विद्यालयों में सभी की शिक्षा में सबसे प्रचार हो सकता है। सब पढ़ें सब बढ़ें, शिक्षा सबके लिए। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। याद रखिएगा, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा, कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। अलग पढ़ाना आसान प्रश्न है और आसान उत्तर आप देंगे। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत एवं सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, याद रखिएगा, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को स्वयं के स्वर को, स्वयं की आवाज को पहचानने का अवसर दे। सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी स्वीकृत और सम्मानित समझें। याद रखिएगा, शिक्षक का यह दायित्व है कि उसकी कक्षा में बैठा हुआ एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे अपनी समस्याओं को पूछ सकें, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी नहीं, कड़े नियम बनाएं जो बच्चे उनका पालन न कर सकें। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार नहीं करना है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। जब तक हम उसके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे तब तक हम उन्हें कभी भी प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा तरीका है, यह एक दर्शन है जो विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। गलत बात। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। याद रखिएगा, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। यही किसका? समावेशन का वर्णन करता है। जब तक सब लोग नहीं आएंगे तब तक कोई समावेशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। याद रखिएगा, जो पिछड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में नहीं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उन पर ध्यान न दे। गलत बात है। आपको ध्यान सबको देना है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा सुना ही होगा। तो यहाँ पर भी वही है कंसेप्ट कि वंचित वर्ग है तो सब पे ध्यान देना है, सबको पढ़ाना है, सबको बढ़ाना है, सबको आगे ले जाना है। अगला है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। याद रखिएगा, मैंने कई बार आप सारे लोगों से कहा है, यही आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, होने वाली चर्चा में शामिल करें। याद रखिएगा, जो भी चर्चा हो रही है, जो परिचर्चा हो रही है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, उन सभी क्रियाकलापों में सभी बच्चों का योगदान सुनिश्चित हो। यही उद्देश्य है शिक्षक का। सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको नंबर आना चाहिए, सबका नंबर आना चाहिए, सबका टाइम आना चाहिए। याद रखिएगा, जब तक सभी बच्चों का टाइम नहीं आएगा तब तक सभी बच्चे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा।
समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समावेशन की सफलता का मुख्य कारण है संवेदनशील। याद रखिए, चाहे वो घर को जोड़ना हो, चाहे वो परिवार को जोड़ना हो, चाहे वो समाज को जोड़ना हो, चाहे दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ना हो, चाहे दो व्यक्तियों को जोड़ना हो, याद रखिएगा आपको होना होगा संवेदनशील। जब तक आप दूसरे की आवश्यकता, दूसरे की समस्या, दूसरे की रुचि के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक समावेशन नहीं होगा, तब तक समायोजन नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। आप दूसरों के प्रति संवेदनशील होंगे तो दूसरा भी आपके प्रति संवेदनशील होगा, और इसी से हो जाएगी क्या? समावेशन की सफलता। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं? केवल विशिष्ट नहीं, समान और विशिष्ट, केवल समान, बहुभाषी, समान और विशिष्ट। याद रखिएगा, समान और विशिष्ट बताया गया है प्रश्न कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। समावेशी से अच्छा, लेकिन विशेष विद्यालय में विशेष बच्चे, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चे। अगला, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष। भाई अधोलिखित में गणित है तो गणना दोष होगा, इसके अलावा तो कोई दोष हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। ये कौन सा है? गणना दोष है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि। याद रखिएगा, कई बार मैंने आपसे कहा कि वंचित पृष्ठभूमि आता है, अपवंचित आता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वंचित है कौन? याद रखिएगा, जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य में पिछड़े हुए हैं, जिनको पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, अर्थात ऐसी सुविधाएं जो सबके लिए आसानी से न मिल पाए, वो सारे लोग किस श्रेणी में आते हैं? अपवंचित की श्रेणी में आते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं जिस विद्यालय में, यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो याद रखिएगा वो कौन सा श्रेणी है? अपवंचन की श्रेणी है, अपवंचित। बार बार पूछा जाता है वंचित पृष्ठभूमि। वंचित पृष्ठभूमि का मतलब ये नहीं है कि जो केवल विद्यालय में दाखिला नहीं पा सके। याद रखिएगा, वे भी पीछे हैं जो समाज में पीछे हैं, वे भी पीछे हैं जो संस्कृति में पीछे हैं, वे भी पीछे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अर्थात जो हमारी व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सबके सब क्या हैं? अपवंचित हैं, वंचित हैं। बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होनी है। कैसा माहौल होना चाहिए? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं, कैसे माहौल की आवश्यकता होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वे अपने आप को पिछड़ा न समझे, वे अपने आप को अच्छा समझ सकें, अच्छा महसूस कर सकें। अर्थात उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को, उनका उपयोग करें और उसको महत्व दें। याद रखिएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि बच्चा अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है तो कुछ लोग हंस लेते हैं। आज हमारी विडंबना है, हमारे देश की विडंबना है, हमारी संस्कृति। आप देखिए कि आज हमें हिंदी बोलने के लिए, हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छे से हिंदी नहीं लिख पाते हैं, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश लिखते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हिंदी दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है कि आप लोग हिंदी में उस दिन पूरा कार्य करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो आपको कभी शर्माने वाली बात नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वे सारे लोग किसी भी व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या भाषाई ज्ञान को महत्व नहीं देते। महत्व देना चाहिए। आपकी अपने लोकल लैंग्वेज है, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में मोदी जी ने बोला था लोकल फॉर वोकल, कि जो भी आपके पास क्षेत्रीय चीज़ें हैं उसको आप अपनी जबान पे लाएं, उसका प्रचार प्रसार करें और आगे ले आएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की संस्कृति को इनरिच करने के लिए हमेशा और हमेशा उस स्थान की चीज़ों को आगे ले आना। अगला प्रश्न,
एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय को, गलत बात, विशेष समुदाय के बच्चों को पढ़ाना नहीं। टीचर के लिए सब पढ़े सब बड़े। मैंने आपसे कहा था टीचर के लिए कोई धर्म नहीं है, टीचर के लिए कोई जाति नहीं है, सारे बच्चे हैं एक समान। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, गलत बात। वह स्वप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है विद्यार्थियों के बीच, गलत बात। याद रखिएगा, टीचर के लिए सभी धर्म एक समान है। टीचर के लिए कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई धर्म खराब नहीं है, सारे धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिएगा, वह यह स्वप्रेषित करे, वह स्वयं से यह कहे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता हूं, हमारे लिए सारे धर्म समान हैं, कोई धर्म विशेष नहीं है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षण, समावेशी शिक्षा। तो सारे लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। शिक्षा अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है। यह विचारधारा है कि सभी को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि समावेशी शिक्षा से जो भी प्रश्न बनते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब की बार सीटेट पार की श्रृंखला 3 में तो सारे लोग जुड़े रहें, सारे लोग मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।